मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय चुनावों के नतीजों से पहले सबसे बड़ा शो, सबसे बड़े दंगल में। और आज होगी सबसे बड़ी टक्कर, और यह टक्कर होगी 5 राज्यों में वोटिंग पूरी होने के बाद, क्योंकि जीत की ताल तो सब ठोक रहे हैं और सबको उम्मीद है कि यह चुनाव वही जीतेंगे। लेकिन असल में किसने मारी है बाजी और इस चुनाव में क्या कुछ हुआ है, आज सबसे बड़े दंगल में इसी पर होगी सबसे बड़ी टक्कर। और मेरे साथ चर्चा करने के लिए बड़ा मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा है बीएसपी से, मेरे साथ मीम अफजल साहब हैं जो कि पूर्व सांसद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ सुधांशु चतुर्वेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर। मेरे साथ पंखुरी पाठक हैं, समाजवादी पार्टी की युवा प्रवक्ता। और मेरे साथ इस बहस में 2 और खास मेहमान हैं, विनोद शर्मा वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए, और शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार। और अब मैं रुक करता हूं सबसे पहले इस बहस का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले हमारे साथ 4 नेता हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछूं और 30 सेकंड में वो इसका जवाब दे। अंसार रजा साहब, शुरुआत आपसे। जीत रहे हैं जी, आप जीत रहे हैं, उसका दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में आपने पूरी अपनी ताकत झोंक दी। सबने झोंकी। कहीं ना कहीं आप, अब सवाल तो सुन लीजिए जनाब, आपने कहीं ना कहीं यह कहने की कोशिश करी इस चुनाव के अंदर मुसलमान सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को वोट डाले। क्या आपको लगता है बात बनने जा रही है आपकी? देखिए, बात बने ना बने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो मैटर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी ने, मेरे ख्याल से हमारी पार्टी की तरफ से तो ये नहीं कहा गया कि नहीं तुम्हें मुसलमानों को खाली वोट देना है या किसको वोट देना है। ये हुआ है कि वोट मिलना चाहिए, हमारा हक बनता है कि वोट मिलना चाहिए। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 3-3 दिन एक जगह अपनी कंस्टिट्यूंसी, अपनी इज्जत बचाने के लिए रहेंगे, अगर हमने ये कह दिया कि सारे लोग हमें वोट देते तो इसमें बुरा नहीं होना चाहिए। जी, अब मैं रुक करता हूं अफजल साहब का। अफजल साहब, आपने उत्तर प्रदेश की लड़ाई की शुरुआत करी 27 साल यूपी बिहार से, और बीच रास्ते में आपने साइकिल का कैरियर को थाम लिया। हालात कैसे दिखते हैं इसके बाद? देखिए, हालात बहुत अच्छे हैं। हमने बड़ा सही फैसला किया, चूँकि हमने उसका बाकी अच्छी तरह से उसका अध्ययन करने के बाद ही ये फैसला किया कि हमको समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए। लेकिन कड़वा घूंट पीना पड़ा इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। नहीं, कड़वा घूंट नहीं है, ये काफ़ी मीठा घूंट है। हाँ, नरेंद्र जी के लिए ये काफ़ी कड़वा है। जी, चलिए अब मैं सुधांशु चतुर्वेदी का रुख करता हूं। सुधांशु चतुर्वेदी, इस चुनाव में शमशान बनाम कब्रिस्तान, बिजली की तारों में धर्म, और इसके अलावा जाने क्या क्या कुछ, इसके अलावा 3 दिन का मेगा शो नरेंद्र मोदी का। क्या आपको लग रहा है यूपी में सरकार आ रही है? देखिए, यूपी का फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन सपा कांग्रेस ने गठबंधन किया था। किसके लिए? भाजपा को रोकने के लिए। जिस दिन मायावती ने स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा को रोकने के लिए मुस्लिम समाज अपना वोट सपा को देके बर्बाद ना करे, हमको वोट दे, उसी दिन साफ हो गया था कि लड़ाई भाजपा बनाम शेष की है और हम लगातार बढ़ रहे हैं। और बाकी सब लोग ये तय मान लिए थे कि भाजपा से मुकाबला वो अकेले नहीं कर सकते। किसी को राहुल बाबा का सहारा चाहिए था, अखिलेश जी को, तो मायावती जी को मुख्तार का सहारा चाहिए था। एक बात इन्होंने मान ली, एक बात इन्होंने मान ली कि मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होगा तो शायद ये जीत जाए। अमित शाह का मैंने इंटरव्यू करा, अमित शाह ने बोला 2/3 मतलब 260। इसमें कहीं कोई संदेह है क्या? मैं पूछ रहा हूं, आपको संदेह है? नहीं, हमें कोई संदेह नहीं है। मीम अफजल साहब, 260 बीजेपी के आ रहे हैं, तो आपके कितने आ रहे हैं, आपके और सपा के? सुधांशु भाई का अभी पहले मैं देख रहा था, उनकी हमदर्दी कुछ साधना गुप्ता जी के साथ बहुत ज्यादा है। ये हमदर्दी ऐसी है जैसे मैं अडवाणी जी के साथ हमदर्दी करने लगूं। जी चलिए अब मैं अपने दोनों 25 साल बाद सही आई तो हमदर्दी। अब मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स के पास चलता हूं और उनके बीच में बैठ जाता हूं, और शुरुआत मैं विनोद जी आपसे करता हूं। इस चुनाव में बहुत कुछ हुआ, और बीजेपी ये कहती है कि 2017 का चुनाव 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए रणभेरी है। वोट डल चुके हैं, कल एग्जिट पोल आने वाले हैं। इस चुनाव में क्या कुछ हुआ आपके सामने है, कैसे देखते हैं? देखिए, आपने अभी पूछा कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल गई। जी, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये एलिजाबेथ टेलर की तरह है जी, जिसकी 8 बार शादी हुई थी और 7 हस्बैंड थे उसके। 2 बार रिचर्ड बर्टन से उसकी शादी हुई थी। ये जो मेरे सामने बीएसपी खड़ी है, इसने बीजेपी के साथ ताउन किया। मेरे सामने जो समाजवादी पार्टी खड़ी है, उसने भी बीएसपी के साथ ताउन किया।
अब कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ पहली बार ताउन कर रही है। तो ये लोग सब खेले खाले लोग हैं, मिले जुले लोग हैं। आप देखिएगा अगर कहीं उत्तर प्रदेश की जो असेंबली अगर हंग हो गई तो फिर देखिएगा एक और नई शादी रची जाएगी। और वो शादी कैसी होगी उस पे आप लगातार विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करते रहेंगे। जी तो इसलिए कांग्रेस और बीजेपी की शादी होने वाली है क्या? राजनीति में कोई भी क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस बीजेपी की शादी होने वाली है क्या? देखिए ऐसा है कि मुझे आप क्रॉस एग्जामिन मत करें क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन तो आप लोग लड़े हैं और शादी भी आप ही रचाएंगे। हम तो बाराती हैं। तो राहुल गांधी की शादी में है। नहीं, पर एक बात ध्यान में आती है, शादी होना हो, लेकिन इस चुनाव में 3 तलाक का मुद्दा भी खूब उठा था। चुनाव को बीचों बीच उठा था। ये तो बड़ा दिलचस्प बात है कि मोदी जी 2014 शुरू किया विकास से उन्होंने, और मुजफ्फरनगर और यहाँ कैराना के इलेक्शन तक विकास करते रहे, लेकिन उसके बाद घबराहट क्यों हुई सुधांशु जी? और वो पिल पड़े कि नहीं अब तो कब्रिस्तान का मामला उठाएंगे, गधों की बात पे बहस हो गई। गधे उन्होंने कहा था एक विज्ञापन को, और आप लोग हमारे सर पे ठोकने लगे कि साहब गधा कह दिया इन्होंने। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है, कोई मामला नहीं है। अब तो एग्जिट पोल आने वाला जनाब। अब तो एग्जिट पोल और नतीजे आने वाले हैं। लेकिन ये गधों से मोहब्बत जो आप लोगों ने दर्शाई, अखिलेश यादव तंज कर रहे थे, उसमें एक शेर है तारिक बदायूनी का, बेवफा जमाने पे तंज कर रहा था मैं, बुरा क्यों मान गए, बात है जमाने की। वो तो कुछ और कर रहा था, आप अपने पे ले पड़े। दूसरा नहीं, कांग्रेसियों को कांग्रेस से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि साहब आपने 100 नहीं पहले पूरा हो जाए, बदना नंबर नहीं देंगे, नेता है भैया, ये आपको कुछ नहीं देंगे। बैलेंस कर रहे हैं। 134 सीट पे नरसिम्हा राव लड़े थे, तो कांग्रेस को उन्होंने आईसीयू में दाखिल करा दिया था, उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई थी लगभग। अब 103 सीट लड़के, क्या ये अलविदा का वक्त है? अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी इसके बाद? जवाब देखिए, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट दिया शीला दीक्षित को। शीला दीक्षित ने कह दिया राहुल इमेच्योर है, और 400 से लड़ते लड़ते 103 तक आ गए। बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आईसीयू से निकालने के लिए ये इंजेक्शन 104 का हमने लगाया है। आप फिक्र ना करो, जिंदा सलामत और बहुत अच्छे ढंग से आपको उत्तर प्रदेश में वापस आकर के दिखाएंगे। आमीन। जो कुछ शेषनारायण जी ने कहा, देखिए विकास का मुद्दा लेके तो हम चले थे, समस्या कहां से आई, भटकाया किसने? जिस दिन मायावती जी ने कहा कि मुस्लिम समाज अपना वोट बर्बाद न करे, विषय आप ले गए। फिर मुलायम ने क्या कहा? फिर मुलायम, अरे सुनिए, नहीं मुझे बात पूरी होने दीजिए। कोई मतलब नहीं, सुधांशु त्रिवेदी का एजेंडा, बात पूरी होने दीजिए। फिर मुलायम सिंह यादव बोले कि भाई अखिलेश ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। फिर अखिलेश बोले मैंने मुसलमानों के लिए ये किया। तो खामखामे आप संप्रदाय धर्म को तो मुद्दा इन्होंने बनाया, हमने थोड़ी। आप गधे वाली बात पे कहता हूं तो भाई एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई उत्तर प्रदेश में सबने देखा कि 300 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की वैकेंसी निकली, 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया। बेचारे युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और इंजीनियरिंग वाले। और दूसरी तरफ गायत्री प्रजापति जैसे लोग बीपीएल से 100 करोड़ के मालिक हो गए। मतलब स्थिति हो गई कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। जी 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 अब मैं ग्राउंड रिपोर्ट मांगना चाहता हूँ, मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेना चाहता हूँ। विनोद शर्मा, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए ऐसा है, ग्राउंड जीरो पे जी आज के दिन 4 जीरो है जी, ये पता चलेगा। पब्लिक हीरो है, पब्लिक हीरो है आज के दिन। ठीक है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी तक किसी भी पत्रकार ने इस बात का आकलन नहीं किया। चलिए अब मैं सीधा रुक करता हूं। पंकुड़ी पाठक, देखिए जब महिलाओं का मामला आता है और समाजवादी पार्टी का मामला आता है तो कई से सवाल उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पे बार बार खड़े हो जाते हैं। गायत्री प्रजापति भी इस चुनाव में खूब हेडलाइन में रहे हैं। अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एग्जिट पोल आने वाले हैं, नतीजे आ जाएंगे। क्या आपको लगता है, बहुत सीधा सवाल, गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव की इमेज पर भारी पड़ गए? देखिए, कोई भी अगर आरोपी होता है व्यक्ति तो वो किसी भी पार्टी की इमेज पे भारी ही पड़ता है। अगर किसी का भी आरोप सिद्ध हो जाता है और पता लगता है कि उसने कोई गलत काम करे, मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह के जो भी लोग होते हैं जो किसी आरोपी होते हैं उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हर पार्टी में आपको इस तरह के लोग दिख जाएंगे। अब महिलाओं की मैं एक बात, क्योंकि सर ने उठाई थी, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं को ये बात सही है कि महिलाओं के मुद्दों पे नहीं सोचा जाता है, लेकिन समाजवादी सरकार ने 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी और जो 10 गायत्री प्रजापति जो हैं
उन्होंने अखिलेश यादव को जितना नुकसान किया है उतना बीजेपी की पूरी कैंपेन ने नहीं किया। गायत्री प्रजापति ने जो सारे भ्रष्टाचार, आपको लगता है गायत्री प्रजापति इस चुनाव में भारी पड़ जाएंगे? चोर कटई के जितने आरोप हैं आपकी पार्टी पे, वो सब गायत्री जी उसमें 90% हिस्सेदार हैं। आपने गायत्री से किस डर के मारे पिंड नहीं छुड़ाया? और उसके बाद कैंपेन करने के लिए भी पहुंच गया अखिलेश यादव, तो भारी पड़ सकता है। ये भारी पड़ सकता है। सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड का रिबट है उनकी इमेज पर एक व्यक्ति के, अगर हम चलिए मैडम, अब तो वोट पड़ गए, वोट पड़ गए सुधांशु त्रिवेदी। और जिस दिन से वोट पड़े उसी दिन से गायत्री गायब है। गायत्री, ये कमाल की बात है। सुनिए, जिस दिन से वोट पड़े उसी दिन से गायब है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा कमाल की बात है। देखिए जो बात मौलाना साहब ने कही उसी से आप कनेक्ट करिए। यूपी में अखिलेश सरकार किसी मंत्री की भैंस तो 24 घंटे में खोज लेते हैं, खुद मंत्री जी को 20 दिन में नहीं खोज पा रहे। मैं ऐसा लग रहा है कि गायत्री प्रजापति मेट्रो में जाके छुप गए, इसलिए ना मेट्रो मिल रही है ना गायत्री प्रजापति दिख रहे हैं। जी, अब क्योंकि आज महिला दिवस है, मैं महिलाओं से ही शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या सवाल है आपका, बताइए। मेरा सवाल ये है कि मिस पंखुड़ी पाठक जी से कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय, वो वहाँ के थाने जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय बन चुके हैं, वो ऐसा किस आधार पर कह रही है? ये क्योंकि अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में भी बातें बोली, प्राइम मिनिस्टर भी बोले हैं, बताइए जवाब क्या है? चुनाव में जो बातें कही जाती हैं वो सिर्फ एक मकसद से कही जाती है, चुनाव जीतने के लिए। तो जब ये शमशान और कब्रिस्तान की बात करी थी उसका आधार नहीं था, जब बिजली के हिंदू मुसलमान होने की बात कही थी उसका भी कोई आधार नहीं था। तो उसी तरह ये बात भी एकदम निराधार है और सिर्फ उत्तर प्रदेश की और हमारी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बात बोली गई है। तो मुझे लगता नहीं है कि हो गई आपकी पार्टी की इमेज खराब हो गई इससे। गायत्री प्रजापति से इमेज खराब नहीं हो रही। गायत्री प्रजापति को ढो रहे हैं अखिलेश यादव साहब, उससे इमेज खराब नहीं हो रही जी। अगर कब्रिस्तान का सवाल पूछ लिया कि तुमने, मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि हमारा बेटा धोखा दे रहा है, उससे इमेज खराब हो रही है। सत्ता रहती है तो कैसे कैसे उपयोग होता है, इस पे तो सब लोग अपना विचार रख सकते हैं विनोद जी। मगर इस देश के इतिहास में इकलौता मौका है जब किसी मुद्दे के ऊपर सरकार का एक संस्थान, डायरेक्टर आईबी कह रहा है कि इशरत जहां आतंकवादी है और उसी सरकार का सीबीआई डायरेक्टर कह रहा नहीं है। ये विचित्र मैंने पहली बार देखा। जी ये दिखाता है सियासत कैसे बदलवाती है। मुद्दे पे आते हैं, वापस आते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में आते हैं। हम बार बार गुजरात चले जाते हैं, जब गुजरात का चुनाव आएगा तो गुजरात में भी डिस्कशन करेंगे। सवाल आ रहे हैं, बताइए क्या सवाल है? देखिए, गुजरात और मुजफ्फरनगर कभी नहीं भूला जाएगा। जी, बैठिए, सवाल पूछिए। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर, पंजाब के मुद्दे को लेकर, पंजाब में जीत को लेकर बीजेपी को क्या भरोसा नहीं है? पंजाब के मुद्दे को लेकर बीजेपी काफी चुप है, क्या केजरीवाल का वहां जाना भारी पड़ेगा? देखिए, वहां पे हम जूनियर पार्टनर हैं, अकाली दल जो है हमारा सीनियर पार्टनर है, तो हम वहां केवल 23 सीटों पे लड़ रहे हैं, इसलिए वहां पे मुख्य लड़ाई तो अकाली दल से है। जी जी, तो वो हम आज से नहीं है साहब। तो यहाँ पर कांग्रेस से इतने सवाल क्यों पूछ रहे साहब, हैं? हम कह रहे हैं ना 1996 से हम वो नहीं है कि पहले 400 लड़ते थे अब 100 लड़ रहे हैं। चलिए, अब हम हमेशा से वहां 23 ही लड़ते आ रहे हैं 1996 से। जी, और आगे भी 23 ही लड़ेंगे। जी, फिलहाल तो यही अफजल साहब, अब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? अफजल साहब, क्या आपको लगता है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर कांग्रेस हारी तो कांग्रेस के लिए यहां से संभलना बेहद मुश्किल हो जाएगा? मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल नहीं हारेगी, यहाँ से संभलने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरी अहम बात मैं कहूँगा, अभी शर्मा साहब ने बहुत अहम बात कही कि मुद्दों की बात नहीं हुई। मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की हैसियत से कि इस चुनाव में शुरू में मुद्दों की बात हुई थी। जैसे खुद मोदी जी ने पहले चरण के अंदर जो बात की थी वो इंसान की बात की थी। दूसरे चरण के अंदर उन्होंने भारत महान की बात की थी, दोनों बातें बहुत अच्छी हैं। तीसरे चरण के अंदर उन्होंने किसान की बात की थी, लेकिन तीसरे चरण तक आते आते उनको लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, तो उसके बाद उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात की। और पांचवें चरण के अंदर आपने देखा होगा अमित शाह साहब जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उसको मैं कहता हूं नहीं, किस प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे हैं? मैं उस प्रोपेगेंडा खुल के बोलिए, आप क्या किस प्रोपेगेंडा की बात कह रहा हूं। आपने तो उनको इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने स्लॉटर हाउसेस हैं, बूचड़ खाने हैं, लीगल नहीं, इलीगल नहीं, लीगल भी जो हैं उनको सबको बंद कर दिया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जो बात वो उत्तर प्रदेश के लिए कह रहे हैं, वो स्लॉटर हाउस गुजरात में क्यों चल रहे हैं? वो स्लॉटर हाउस मध्य प्रदेश में क्यों चल रहे हैं? वो स्लॉटर हाउस महाराष्ट्र में सवाल क्यों पूछा चल तो रहे मैंने हैं? अमित शाह से। और
वहां से मीट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन मैं 30 वर्ष से जवाब- क्यों हो रहा है? सुधांशु और त्रिवेदी। यहाँ आकर वो स्लॉटर हाउस की राजनीति क्यों कर रहे हैं? इससे क्या जाहिर होता है? और सबसे जो आप ज्यादा अभी कह रहे चंदा थे इन्हें slaughter house वाले कि देते मुद्दों हैं की बात भाजपा नहीं को। हुई, जिनका मुद्दों काम की बंद बात करवाने से की ज्यादा बात कर रहे हैं। खतरनाक इस देश में सुधांशु- कम्युनिटीज की बात करना है। और उनका इल्जाम बिल्कुल ठीक है, आपका इल्जाम भी ठीक है कि जब मायावती जी कहती हैं कि हमने 100 को टिकट दे दिया, मेरे ख्याल है कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कितनों को टिकट दिया। इसको बताने का मतलब ये है कि आप उस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो इसलिए मैं कहता आप हूं, लोग नहीं करते, हम Attract बिल्कुल करने नहीं की करते। कोशिश। हमारा एंटनी तो कमेटी की एजेंडा है कि हम सबको रिपोर्ट आपने साथ पढ़ी लेकर होगी के 2014 के चुनाव के बाद एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने क्या बोला था? अफजल देखिए, साहब, आपको पता है एंटनी एंटनी कमेटी कमेटी की जो काफी कुछ रिपोर्ट बोल का के आप गई जिक्र थी। करते हैं जी, देखिए, पहली मतलब बात तो आपने कि आप 2014 जो- की रिपोर्ट से आप कुछ सीखा वो है। जो कुछ बोलते हैं वो सही मानों में दुरुस्त नहीं है, उसके आगे पीछे का तो पढ़ते ही नहीं है। नहीं, मैंने पूरा पढ़ा एंटनी कमेटी की रिपोर्ट को। अगर एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने बोला गया हमें एक विशेष धर्म से यानी मुसलमानों से ज्यादा जोड़ के देखा गया, इसी वजह से हमारी हार हुई है। इसका ये मतलब रिपोर्ट थी ये है- एंटनी कमेटी की। इसका मतलब ये और हुआ- डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा सुनिए, था, सुनिए, Yes, अगर हम उसको उस भी पर चल दोहराइए। रहे हैं, हम उस पर चल रहे हैं, तो किसी एक विशेष धर्म से किसी भी जवाब। पार्टी को नहीं जुड़ना चाहिए सबके साथ। लेकिन अगर कोई मतलब देश आपने में- सीखा। जो कोई देश के अंदर सुधांशु त्रिवेदी। राजनीति जो कर रहे हैं, अगर वो 80% की राजनीति जी। 20% के खिलाफ कर रहे हैं, तो वो क्या ठीक है? नहीं, अमीश पर एक जी- बात बताइए अफजल अमीश साहब, जी, एक सारी बातें एक तरफ। मनमोहन एक सिंह सेकंड नाम- जब मनमोहन जब सिंह साहब ने शमशान एक के इल्जाम लिए लगा दिया 2016 था। के बजट के अंदर मनमोहन सिंह 2016 साहब ने के एक इल्जाम यूपी लगाया था, सुन लीजिए पहले। जी। मनमोहन सिंह साहब ने मुसलमानों की तरफ एक बात कही थी कि पहला हक मुसलमानों का होता है, और मैं समझता हूं कि मनमोहन सिंह साहब की अकलमंदी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि सच्चर रिपोर्ट भी उन्हीं के जमाने में आई कि 40,000 खानदान अब भी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, और ये कह रहे हैं मुसलमानों का पहले हक है। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। मीम अफजल साहब की बात होगी। आपने मीम अफजल साहब ने बहुत सही बात कही, विद्वान व्यक्ति हैं, परंतु एक मजेदार बात है पार्टी में, केवल कब्रिस्तान की बात कर दो तो सही है और कब्रिस्तान शमशान दोनों कह दो तो गलत है। तीसरे चरण में ये हुआ था ना, बिल्कुल नहीं। परिवर्तन ये आया कि 7वें चरण आते आते राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी भी मंदिर में दर्शन करने चले गए, जिससे तो हमेशा बचते हुए दिखाई पड़ते थे। तो बदलाव तो आपके अंदर आना शुरू हुआ है, हमारे अंदर नहीं आया। मैं सुधांशु जी देखिए, को एक बात जवाब- बताना जवाब चाहूंगी देखिए, देखिए, कि सातवें- मोदी जी उत्तर प्रदेश में नए आए हैं, जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं और कई बार काशी विश्वनाथ जाते रहे हैं। देखिए, तो आप- ये कहना तो टीवी पे पहली तो पहली बार है- दिखाया भाई। अरे मोदी जी मैं- तो- मैं- मोदी दिखाने- जी मैं जवाब ओके, मैं ओके, जवाब ओके, मीम अफजल, मीम अफजल। मोदी मैं जी आपको जवाब अपनी देता माता हूं। से मिलने जाते हैं तो मैं भी खुद कैमरा बुला के वाराणसी में फोटो था। खिंचवाते हैं, और नहीं, ये नहीं, टीवी मोदी की जी बात तो आज कर भी रहे हैं। सोमनाथ मंदिर का दर्शन CCTV कर की रहे फोटो हैं। आई मोदी है। जी नेपाल में CCTV की पशुपतिनाथ फोटो भी आई गए है, थे, हमने कोई मोदी जी फोटो नहीं टोक्यो में भी खिंचवाई है। गए थे, वहां बौद्ध मंदिर में, वो तो हमेशा जाते नहीं, थे। आप अब चुनाव के समय ही हम गए लोग थे। अपने घर जी, पे जाते हैं मैं- माँ बाप से मिलने, तो उनके साथ फोटो खिंचवा के मीडिया को तो नहीं बुलाते हैं। जी, ये जी। काम सिर्फ मोदी जी कर सकते नहीं, हैं। अखिलेश यादव जी कर भी नहीं सकते, पता नहीं पिताजी क्या बोल इन्होंने देंगे, बहुत- फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग कह रहे थे बनारस के कि मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा गंगा मैया ने उनको बुलाया, उन्होंने गंगा को माँ कहा। 3 साल से माँ बेटे का इंतजार कर रही थी। इस बार मोदी जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने नया जुमला कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने उन्होंने गोद ले लिया है, वो तो ऑलरेडी गंगा मैया के बेटे थे, अब उन्हें कौन गोद लेता। और आपने कभी देखा है गोद तो बच्चों को लिया आता है, 65 साल के बूढ़े लोग को, बूढ़े आदमियों को किसी ने गोद लेते हुए देखा है क्या? मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले ये सबसे बड़ा शो इस समय आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल, सबसे बड़ा दंगल, और नतीजों से पहले यह सबसे बड़ा शो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बाइट्स। पहले सुनाते हैं आपको अमित शाह को, अमित शाह का क्या क्लेम है, वो कितनी सीटें जीत रहे हैं, आइए सुनिए। कि 2014 की लहर, क्योंकि अमित शाह उस टाइम पर इससे अच्छा परिणाम आने वाला अमित शाह उस टाइम पर एमर्ज कर रहे थे, अब एमर्ज हो चुके हैं। क्या अमित शाह के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा साख की लड़ाई है? है। मैं एक जवाब दे देता हूं आपको, जिसमें हर सवाल का जवाब आ जाएगा। जी। हम 2/3 बहुमत से यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। बीएसपी की इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ ही अपनी अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। और अब बीजेपी व सपा कांग्रेस गठबंधन इस चुनाव में केवल दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये एक दूसरे से ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं रुक करता हूं
सीधे तौर पर अंसार रजा और सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, 2/3 बहुमत आ रहा है आपका, अमित शाह कह रहे हैं और मायावती कह रही है कि उनका 2/3 आ रहा है, आप डिसाइड कर लीजिए। भाई देखिए, 2014 में 1984 के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत की केंद्र में सरकार बनी। आखिरी बार उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत कब आया था? 1985 में। अब 2017 में 2/3 बहुमत की सरकार 32 साल के बाद फिर आई। अंसार रजा साहब, ये तीनों लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ रहे हैं। देखिए, अमित शाह साहब ने जो कहा है, मैं समझता हूं उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मायावती की ले लेना चाहिए। सुन लीजिए, अरे आप दूसरा जुमला, उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि वो शख्सियत हैं कि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश से वादा करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, 15-15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, और अमित शाह आते हैं टीवी पे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते हैं। वो तो जुमला था, तो इनकी बात को ज्यादा सीरियस मत लीजिए। आप अपना बताइए कि कितनी आ रही है? उन्होंने बता दिया बहन जी ने, 2/3 बहन जी ने बता दिया। 2/3 सीटें, हाँ, सीटें, बहन जी। सीटें, हैं? सीटें आपकी कितनी आ रही हैं? मेरे ख्याल से 260 से ऊपर जा रहे हैं। 260 से ऊपर जा रहे हैं। और आप कितना ऊपर जा रहे हैं? 2/3 से ऊपर 260 आप भी, 260 आप, 260 आप। मैं पता कर लेता हूं बाकी दोनों के पास कितना आ रहा है। और ध्यान रखिएगा, कल एग्जिट पोल है और नतीजे आने वाले हैं। में ये पकड़ नहीं लूंगा कहेंगे आप कि वो लोगों जुमला को, था। यही पकड़ूंगा आप लोगों को। हम वो नहीं कहेंगे कि ये जुमला था। नहीं, नहीं, मैं यही अमित शाह की पकड़ूंगा। तरह हम नहीं मैं कहेंगे वो बोलूंगा ये जुमला था क्या? हम कहेंगे कि 270। चलिए, अब मैं आपको 2 बाइटें और सुनाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अखिलेश यादव की। पहले प्रधानमंत्री मोदी की बाइट आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दावा कर रहे हैं, आइए सुनिए। भाइयों बहनों, 11 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, 2 दिन पहले ही होली मन जाएगी भाई। 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और साथी दल विजय की होली पूरा देश मनाएगा। उसके बाद नई सरकार बनेगी। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी लड़ाई किससे है। तो मैं ये, अच्छा एक तुम्हारा पर्सनल सवाल पूछूं मैं तुमसे? तुम्हारी शादी हो चुकी है? हो चुकी ना? 7 में मैं पक्का सरकार बन रही है समाजवादी, क्योंकि 7 चक्कर के बाद सब पक्का हो जाता है। चलिए, बड़े अनोखे अंदाज में जवाब दिया अखिलेश यादव ने। 7वें के बाद सब पक्का हो जाता है। मैं साथी के बारे में बता तो नहीं रहे ना, साथी के बारे में कि 7 चक्कर में चक्कर लगने वाले हैं। हाथी के बारे में हम नहीं बता रहे, वही क्या, वो अपने साथी के बारे में बता रहे हैं। मैं वही पूछना चाह रहा था। पंखुड़ी से जवाब सुन लेते हैं। पंखुड़ी, 7वें के बाद सब पक्का। इनके 260 आ रहे हैं, इनके 260 आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं 7वें के बाद हमारे भी 260 आ रहे हैं, तो विधानसभा मंडल बड़ा करवा लेते हैं। जवाब देखिए, बिहार चुनाव में भी इस तरह का दावा हुआ था और 2014 के भी सुधांशु जी बात कर रहे थे। 2014 में एक और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था लोकसभा के बाद, जो था उपचुनाव, जिसमें से कि 11 में से 8 सीटें ये हारे थे। तो घमंड कभी अच्छा नहीं होता। हम लोगों ने काम किया है, काम के बलबूते पे हम गए, और हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो काम करता है जनता उसे जिताती है। आंकड़ों में मैं विश्वास नहीं रखती, ना ही समाजवादी विश्वास रखती है पार्टी हमारी। बस ये है कि चुनाव हम जीत रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी और अखिलेश जी वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे। अफजल साहब, आपका दावा सुनना जरूरी है, बताइए। आप तो 100 पे लड़ रहे हैं, लेकिन आपका गठबंधन 400 पे लड़ रहा है। देखिए, गठबंधन जो है हमारा जी, वो कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ वापस आ रहा है। कितनी सीटें समझ लीजिए, कंफर्टेबल मेजोरिटी का क्या मतलब? 250। चलिए, 260, 250, 260, 7वें पे पक्का मामला। मोदी जी ने कहा था ना, होली का त्योहार आ रहा है जी। तो अब चूंकि अब वोटिंग खत्म हो गई है, तो कोई सांप्रदायिक एंगल से नहीं कहना चाहता। कोई त्योहार खुशी का होता है, कोई मातम का होता है। उसके लिए एक लाइन कहूंगा कि 11 को गुलाल उड़ाती भाजपा की टोली होगी, इनके लिए मुहर्रम होगा, अपनी भैया होली होगी। जी 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 अब मुझे ना दोनों अपने एक्सपर्ट्स के पास आना पड़ेगा। और मैं शेष जी, मैं आपसे पूछता हूं, बीजेपी प्लस कितनी उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बताइए। मैं तो जाहिर है नहीं बताऊंगा। नहीं, फिर भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं अब बताएंगे। तो आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? 300 सीटें उन्होंने कही थी अमित शाह ने, और उससे हटने का मुझे कोई कारण नहीं। एक सवाल बड़ा दिलचस्प है, जीत और हार पे सुधांशु की जो जीनियस है। नहीं, जी, सुधांशु त्रिवेदी ने अभी जो हार की पेशबंदी की है जी पंजाब में, जी, क्या बात, हैट्स ऑफ। कि हम तो सबसे छोटे पार्टनर थे। एक बार सुनिए, राजनाथ सिंह ने करीब 15-20 साल पहले हमसे कहा था कि सुधांशु इज ए जीनियस, और आज उस बात का सबूत आपने दिया है। ये बताओ कि 300 सीट तो मैंने आपको दे दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में, हाँ, लेकिन जब हारेंगे आप तो उसकी पेशबंदी में क्या क्या जुमला इस्तेमाल? ठीक है, वो मैं पूछ जो असंभव है उसके बारे में क्या बात करना। सर, मेरा सवाल सुधांशु जी से है।
आपसे सवाल है सर मेरा सर सुधांशु जी से है। अमित शाह जी ने न्यूज़ 18 इंडिया को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी पर कुछ नहीं बोलूंगा, अब हमारे प्रवक्ता ही उनका जवाब देंगे। क्या बीजेपी उनकी लीडरशिप को हल्के में ले रही है? नहीं, देखिए राहुल गांधी नहीं, ये अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में बोला। मैं जवाब देता हूं भाई, और 2 बार मैंने सवाल बोला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो अमित शाह जी अध्यक्ष हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, पार्टी भले ही इस समय कांग्रेस छोटी हो, पर उनके अध्यक्ष का जवाब हमारे अध्यक्ष देंगे। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो जूनियर पार्टनर है, जैसे हमारे साथ अपना दल है। तो इसलिए वो किसी भी स्तर पे अगर आप तकनीकी दृष्टि से देखें तो राहुल गांधी जी का जवाब देने की उपयुक्तता अमित शाह जी की तरफ से नहीं है। तो आप दे दीजिए। तो अखिलेश आप प्रश्न पूछिए ना। जी मीम अफजल साहब, राहुल गांधी को क्यों इतना नॉन सीरियस नेता समझा जा रहा है? और शीला दीक्षित खुद कह रही है वो इमेच्योर है। कब तक मेच्योरिटी आएगी उनके अंदर? जो एक सवाल आपके सवाल का जो आपने पूछा, जिसका जवाब अमित शाह ने नहीं दिया, वो काम तो उन्होंने संबित पात्रा के सौंप रखा है। दूसरी बात यह है कि इस बात से एक बात जाहिर होती है कि अमित शाह, जिनके ताल्लुक से बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं जी, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, वो पुलिस रिकॉर्ड पे भी रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस बात से जो जुमला उन्होंने बोला, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर गुरूर में मुब्तला हैं। जो नशा होता है ना सत्ता का, वो इतना चढ़ गया है कि वो किसी को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको और बता दूं, ये मामला सिर्फ राहुल गांधी तक नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर भी वो किसी से नहीं मिलते हैं। उनके लोग रोजाना शिकायत करते हैं, ये हमसे मिलते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर कहते हैं कि हमने पता नहीं कब से अमित शाह पर नेता आपके छोड़ के मैं जा रहे हैं आपको कि राहुल बताना गांधी नहीं चाहता हूं मिलते कि ये नेता आपके छोड़ के जा रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं मिलते। गुरूर हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या बोला था आपको ध्यान है? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जब वो मिलने गए तो राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे और उनकी तरफ देखा तक नहीं। सवाल पब्लिक का सवाल के आए हैं ना। मेरा सवाल पंखुड़ी मैम से है। अखिलेश यादव ने पिछले 5 साल में कब्रिस्तान के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि शमशान के लिए सिर्फ 600 करोड़ रुपए। सही बात है, काम बोलता है, लेकिन किसके लिए? जवाब देखिए, इतना आप लोगों के माइंड को पल्यूट कर दिया गया है कि आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में फर्क नहीं समझते हैं। जो एक बाउंड्री बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है, कब्रिस्तान की जिस तरह बाउंड्री बनाई गई कि लैंड इंक्रोचमेंट का वहां पे मुद्दा ना हो, इसलिए बनाई जाती है ताकि गांव में हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई ना हो। क्योंकि जब भी जमीन कब्जाई जाती है तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उससे बचने के लिए वो बनाया गया। उसके बाद एक और बात है कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, आपको लगता है ये चुनावी मुद्दा इस बार भारी पड़ेगा आप लोगों पर? नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है ना। देखिए, गांव के लोग ये बात समझते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला, मैं आपको बता रही हूं ने जवाब भी दिया कि बाउंड्री वॉल मैं बता देती हूं अमित जी, बाउंड्री वॉल की अहमियत मुझे पंडित ने ही समझाई थी कि किस तरह से बाउंड्री वॉल बनाने से गांव में सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि हमारे धर्म में जो दाह संस्कार किया जाता है, बहुत बार नदियों के किनारे भी किया जाता है, तो हमारी एक परंपरा अलग है। हर आप किसी भी आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर गांव में शमशान घाट नहीं मिलेगा। मुर्दे पर मुर्दे को नहीं गाड़ा जा सकता ना। बताइए अफजल साहब। मैं इस मुद्दे को देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि युवा आज ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, और कितना मोदी जी ज्यादा ने सवाल उठाया कर दिया है गया और ये भी आया है कि बजट कब्रिस्तानों का ज्यादा है। हो सकता है ये बात सही हो, और उसकी वजह ये है कि जैसा अभी पंखुड़ी जी ने बताया, एक तो लैंड का जो एनक्रोचमेंट होता है कब्रिस्तानों में, दिल्ली तक में हुआ है। मैं आपको बता दूं, रिंग रोड के ऊपर लैंड का एनक्रोचमेंट हुआ और बहुत सारी दूसरी चीजें बन गई, और वो कब्रिस्तान की जगह थी। लेकिन खैर, मैं सिर्फ उसका कहना चाहता हूं कि शमशान घाट जो होता है जी, कब्रिस्तान के लिए जगह ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए जाहिर है उसकी लैंड की जो बाउंड्री होगी वो ज्यादा बड़ी पर आबादी के अनुपात में तो होगा सर। आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं, 80% हिंदू है और 19% मुसलमान है। आप देख लीजिए, शमशान होता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का एक मुद्दा बनाया गया होती है, और ऐसे प्रदेश में जहां इतने युवा हैं वहां इस तरह का मुद्दा उत्तर प्रदेश में कई हजार स्कूल ऐसे जिनमें बाउंड्री नहीं बनाई है, क्योंकि बच्चे नहीं भाग सकते, शायद मुर्दे उठ के भाग जाएंगे, इसलिए कब्रिस्तान में बाउंड्री की जरूरत है, स्कूल में जरूरत नहीं है। स्कूल पे कब्जा करना आसान नहीं है जी, नहीं, कब्रिस्तान में कब्जा करना आसान है। मुद्दा इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया, किस पे भारी पड़ने वाला है? कोशिश की गई, मुझे लगता है कि मुद्दा कुछ नहीं बना और उनको किसी ने सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हम हिंदूज में जहां एक लाश जलाई जाती है वहां 100 जला सकते हैं। और जो अंसार भाई ने कहा कि एक मुस्लिम डेड बॉडी के ऊपर दूसरा नहीं डाला जाता, उनके लिए थोड़ा ज्यादा एरिया चाहिए, और जो पंखुड़ी ने कहा उस बात में भी दम है। लेकिन
जो इस चुनाव के, अब चुनाव वोट तो खत्म जी, हो गया जी। ना, अब तो लफड़ा नहीं है। इस चुनाव में 4 बड़े नेताओं ने कैंपेनिंग की, मायावती ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश ने और मोदी जी ने। इस पूरे चुनाव का एक सबक ये है कि मायावती जी भी अपना भाषण पढ़ती रहीं और राहुल गांधी, मोदी जी के प्रचारक सबसे बड़े वही थे। 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 13 बार उन्होंने नाम लिया था नरेंद्र मोदी का। और मोदी जी तो विकास से शुरू होकर कब्रिस्तान तक जाके शिव दर्शन तक पहुंचे। इस चुनाव की जो अभी विनोद भाई कह रहे थे, एक एनालिसिस मेरी ये है कि एक उत्तर प्रदेश को बहुत दिन बाद, जीबी पंत के बाद पहली बार एक ऐसा नेता मिला है जिसने कि कंट्रोल लूज नहीं किया। अखिलेश यादव हारे या चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेता पैदा हुआ है जो कि आने वाले वक्त में अगर हार गए तब तो बड़ा नेता बन ही जाएंगे, और जीत गए तो शायद फिर उसी लफड़े में गायत्री फायत्री के चक्कर में पड़ जाए। जवाब आपकी ये आपका जो है रिस्पांस, इसके कटने के बहुत चांस है, मैं बता देती हूँ शो में कि नहीं, ना नहीं, दिखाया बिल्कुल जाए। हमारे शो में क्योंकि कुछ नहीं हमारे करता। साथ हम नहीं, मीडिया नहीं, ट्रायल नहीं, के देखिए शिकार आपके रहे हैं साथ 5 आपको साल। ऐसा लगता रहता है और कि बार-बार मीडिया हमारे ट्रायल हो साथ रहा ये है। होता नहीं, है। देखिए आपको ऐसा लगता रहता है आपके साथ मीडिया नहीं, ट्रायल नहीं, होता है, अमित जी, लेकिन अखिलेश गायत्री जी, प्रजापति के मामले एक में आप बात फंसे हुए हैं। बताइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़ी टक्कर, और आज मेरे साथ 4 बड़े नेता हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं और पब्लिक यहां बैठी है। चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटे इस समय बाकी हैं और एग्जिट पोल आने में 24 घंटे से भी कम बचे हुए हैं। तो इसी बीच आप देख रहे हैं चुनावी नतीजों से पहले यह सबसे बड़ा शो, और लड़ाई एक ही है, उत्तर प्रदेश सूबे का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अखिलेश यादव बनेंगे, मायावती बनेंगी, लेकिन बीजेपी ढूंढ रही है किसको बनाए, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। मैं सीधा रुख करता हूं जिस बात की बात मौलाना अंसार रजा ने भी करी, मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी आपका, और 20 सेकंड में जवाब दीजिए। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, इतने सारे नेता उत्तर प्रदेश से, राजनाथ सिंह से लेकर केशव मौर्य, या फिर अगर हम सीधे बात करें तो कलराज मिश्र से लेकर उमा भारती, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, रामायण में एक प्रसंग है कि जब अंगद गया रावण के पास, तो रावण ने उससे पूछा तुम्हारा सेनापति कौन है। तो एक लोकोक्त रामायण में उसका उत्तर है कि अंगद का जवाब था, यदि सेनापति की चाह तुम्हें तो रामादल में फाजिल है, एक नहीं 20 वहां सेनापति बनने काबिल है। एक सवाल मेरा ये, कई कैंडिडेट ज्यादा थे तो कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? अगर इनको कंफ्यूजन हो गया तो कंफ्यूजन बड़ा भारी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम रणनीति के तहत निर्णय लेते हैं। जैसे हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में हमने नहीं प्रोजेक्ट किया था, कहीं दिल्ली में प्रोजेक्ट किरण करते बेदी की हैं, रणनीति का कहीं क्या नहीं हाल हुआ किया था तो बताया इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में तय किया कि हमें प्रोजेक्ट नहीं करना है। ओके, मैं विनोद जी, बीजेपी का सीएम कैंडिडेट ना देना कितना भारी पड़ सकता है नतीजों पर? देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि एक बार आडवाणी जी ने कहा था कि चेहरा क्यों प्रोजेक्ट करना जरूरी होता है, कभी कभी चेहरा विचार का प्रतीक होता है। तो इसलिए हमारी कंट्री में जहां पर लिटरेसी है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं बहुत से प्रांतों में, वहां पर चेहरा विचार का प्रतीक होता है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री, मेरी जाती राय है, वो से उनका हक है जहां मर्जी जाके कैंपेन करें, कि किसी भी प्रदेश में अपनी साख दाव पे लगाने की, आपको लगता है लगा दी है? उनको अपने देश के लिए अपनी साख दाव पे लगानी चाहिए, किसी प्रदेश के लिए नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि ये इन सब पार्टीज को मिलकर एक कॉन्सेंसस बनाना चाहिए कि जो नेशनल लीडर्स हैं उनका कैंपेनिंग लिमिटेड होना चाहिए प्रांतों में, क्योंकि ये फेडरल पॉलिटी के खिलाफ जाता है। जी, पीएम ने कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जब प्रधानमंत्री स्वयं जाके प्रांतों में इलेक्शन लड़ रहा है, नेतृत्व कर रहा है अपनी पार्टी का, अगर किसी और पर अगर वो प्रधानमंत्री स्टार कैंपेनर है अपनी पार्टी का, सुपरस्टार कैंपेनर है, तो क्या करेंगे? देखिए ऐसा तो है, बिहार की तरह वापस आ जाएंगे? पॉलिटिक्स में स्टार और सुपरस्टार जो है ना, वो वोट के दम पे बनता है। जी, अब शेष जी आपकी क्या राय है? आप सहमत हैं विनोद शर्मा की राय से? मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, क्योंकि हम लोग इसी हिंदुस्तान में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि पहले इलेक्शन हो जाए तो कैंडिडेट एमपी कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, वो पार्टी नॉमिनेट करे। तो जहां उसकी बात हो रही है वहां पे पहले से ही किसी को खड़े करके, दिल्ली में भोग चुके हैं सुधांशु त्रिवेदी, हमसे बेहतर दर्द महसूस करते होंगे। एक माननीय पुलिस अधिकारी को उन्होंने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था, कहीं के नहीं हुए। और दूसरी बात जो है कि अगर उनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल ही होनी थी, मैंने जब शिफ्ट हो रहे हैं अपर कास्ट से ओबीसी की तरफ, और अगर ओबीसी कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते तो ब्राह्मण तो मायावती की तरफ चला जाता। तो जी कहां जी से जी करते? जी 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 क्या सवाल है आपका, बताइए।
सर मेरा सवाल पंखुड़ी जी से है कि ये जो अखिलेश सरकार है, अखिलेश जी ने के मतलब परिवार में तो वो एक हो नहीं पाए, तो कांग्रेस से गठबंधन करने का क्या वो था? वो शिवपाल जी और ये अपने परिवार के तो सब एक हो नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं, ये क्या? इसका कुछ मुझे समझ में नहीं आया। क्या सोच के गठबंधन ये हुआ और क्या आपको लगता है ये गठबंधन भारी पड़ जाएगा? ये रटे रटाए जो सवाल हैं बड़े पुराने हो गए हैं, क्योंकि हम इनका जवाब देंगे तो फिर हमें गुजरात में किसी की धर्म पत्नी है इंतजार कर रही है उस पर भी आना पड़ेगा। हम उन सब चीजों में नहीं जाते हैं। बात इसकी ये है कि दो युवा थे जो कि एक सकारात्मक राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा बहुत हद तक एक जैसी है। सेक्युलरिज्म, जब 27 साल यूपी में हाल था तब भी एक जैसी थी। नहीं, देखिए उनको वहां जाके पता लगा, वहां जाके देखा अखिलेश जी की छवि कैसी है, वो बताएंगे आपको। अखिलेश जी आंखें खुली, पहले आंखें बंद थी। ये तो बड़ी अखिलेश बात बोल गई जी आप। की बिल्कुल, छवि- ये तो बड़ी बात बोल गई आप इस समय। मैं वही कह रहा हूं। कैंपेन के लास्ट में बड़ी बात बोल गई। आपकी आंखें बंद थी। सर बता दीजिए जवाब। आप तो मुझे मंच पे जाना पड़ेगा। जवाब दे दीजिए सर, अब बता दीजिए। वो कह रही थी पहले आपकी आंखें बंद थी, वहां आंखें खुल गई। देखा आपको, आपने बोली अभी बात। मैं रिवाइंड करके दिखा सकता हूँ पंखुड़ी पाठक। बताइए बताइए सर, बताइए। आंखें खुली वहां जाकर फंसा दिया आपको आज। अमीश जी हमें नहीं फंसाया। मैं देख रहा हूं कि आपने पंखड़ी जो अभी बिल्कुल आपने कहा युवा जो हैं प्रवक्ता हैं उनको फंसाने की कोशिश की है। ये जुमलेबाजी से होता रहता है। बाल की खाल निकालने का मौका है ही नहीं। और मैं ये समझता हूं उन्होंने जो बात कही अच्छा, है, ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा। अफजल साहब ईमानदारी से बता दीजिए। मुझसे भी पूछ सकते हैं कि हमने ये क्यों किया और उन्होंने ये क्यों किया। आप लोग मैं एक बात जानता हूं, उन्होंने बोला जब उन्होंने वहां पर जाके देखा तब उसके बाद उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। उनका कहने का तात्पर्य ये है। तो अगर हृदय परिवर्तन कर लिया तो इसमें बुराई तो क्या मतलब हो गई? आंखें बंद थी पहले, पता नहीं मुझे, ये तो यही जवाब देंगे। अब जनाब, मैं पंखुड़ी जी की बात से मुकम्मल तौर पे सहमत हूं, लेकिन मैं उनसे एक बात और जानना चाहता हूं कि जो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है एक रैली में, मेरे पास अभी क्लिपिंग है एक टीवी चैनल की, कि मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं कि हमारी और बीजेपी की कुछ मामले में समानता है। तो ये क्लियर कर दें कि कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी अच्छी है। अब तो इलेक्शन हो गए सर, नहीं बताना अब तो चुनाव हो गए। ऐसा नहीं कि कभी इलेक्शन नहीं आएगा। पंखुड़ी के बाद पंखुड़ी को मैंने नहीं सुना, पूछ के बताऊंगी। मैंने तो इस तरह की बात नहीं सुनी है फिलहाल। ये लीजिए। और किस बारे में समानता कही है ये लीजिए, तो वो उनसे पूछना पड़ेगा किस फौरन लीजिए ना, ये बात कही है। ये प्रूफ है। जी चलवा दीजिए जरा टीवी पे। देखिए अब चुनाव जो है वो लगभग संपन्न हो गया। हमारे नतीजे यहाँ आने सब वाले कुछ हैं। लिख पढ़ के कुछ मिनटों बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जनाब। नतीजे आने वाले 1, 2, 3 और 4। आप चारों को इस पब्लिक ने वोट डाल दिया है। किसका पिटारा खुलेगा पता लग जाएगा। एग्जिट पोल में 24 घंटे से भी कम बचे हैं। अब से कुछ मिनटों बाद उत्तर प्रदेश के चुनावों के एग्जिट पोल आएंगे और फिर आएंगे कुछ घंटों में नतीजे और सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर। ये 100 घंटे की महा कवरेज जारी रहेगी। और मैं जनता के पास एक बार फिर जा रहा हूं। क्या सवाल है आपको, बताइए। मेरा सवाल पंखुड़ी मैम से है। 2017 के चुनाव के जो नतीजे होंगे, क्या उन्हें 2019 के ट्रेलर के तौर पे देखा जा सकता है? बताइए। सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए हर चुनाव जो होता है वो कोई ना कोई संकेत आगे के चुनाव का देता है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगी कि यहाँ चुनाव उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए था। और इसको आप देखिए पूरे देश में जिस तरह चुनाव हुए, कहीं कोई पार्टी जीती, कहीं कोई पार्टी जीती, तो मुझे लगता है थोड़ा जल्दी अभी ये बात कहना। लेकिन हाँ, कोई ना कोई संकेत वहां से जा सकता है। जी सुधांशु मीम अफजल साहब, क्या 2017 के नतीजे 2019 की रणभेरी होगा? देखो इस बच्ची ने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी जितने लोगों ने सवालात पूछे अपने अच्छे, लेकिन उससे अच्छा सवाल किसी ने भी नहीं पूछा, क्योंकि वो आगे के लिए देख रही है। और आज का नौजवान वो है जो आगे की तरफ देखे, इसलिए मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इन्होंने जो सवाल पूछा बहुत अहम है। ये बात सही है कि 2017 में जो एक तरह का गठबंधन अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है, हमने उसके बारे में कहा है कि ये गठबंधन आगे चलकर तारीखी रोल अदा करेगा। और चुनाव नतीजे के आने के बाद इसके सही खदोखाल, जो इसका सही फॉर्मेशन है, वो आहिस्ता आहिस्ता होगा और ये 2019 तक भी जाएगा। इसलिए सबक कहाँ से सीखा? नरेंद्र मोदी जी 282 सीट लेकर के क्लियर कट मेजॉरिटी के जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उनको 282 सीटें मिली और उनको सिर्फ 31% वोट मिला, लेकिन 69% वोट जो था वो उनके खिलाफ गया। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि मेजॉरिटी उनके खिलाफ थी और एक 31% लोग उनके साथ थे।
लेकिन चूंकि बाकी लोग बढ़ गए थे जी, उसके नतीजे में नरेंद्र मोदी जी को इख्तिदार मिला। आने वाले वक्त में 19 के चुनाव के लिए मैं पेशन गोई करता हूं कि लोग अपने वोट को बांटने का काम नहीं करेंगे और बीजेपी दोबारा आ नहीं सकती है। जी जी, उस तर्क से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जीते थे तो 39% वोट से जीते थे और राजीव गांधी का प्रचंड बहुमत आया था 43% वोट पे। खैर, ये चुनाव उन्होंने अच्छा कहा कि आगे का ट्रेलर जानते क्यों है? अब साफ हो गया है कि पूरे भारत की राजनीति भाजपा बनाम शेष की है। 2014 में तो कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करते हुए लड़ी थी, 2019 में पिछलग्गू बन के लड़ेगी। हमारे ये उत्तर प्रदेश के चुनाव ने संकेत दे दिया है। जी 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 जी, कुछ और सवाल, कुछ और सवाल? जी 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 जी, क्या सवाल है आपका, बताइए। अयोध्या में जो मुद्दा होता है, हर बार राम मंदिर मुद्दा होता है, क्या वहाँ पर कोई विकास के लिए कार्य नहीं? कि भाजपा गवर्नमेंट कहते हैं कि हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करती भाजपा? अरे काशी में नहीं किया, वहाँ क्या करेंगे भाई? डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के विकास मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए, उसके लिए तो पर्यटन मंत्रालय ने किया है, बाकी तो वहाँ का शहर का विकास वो करेगी। वहाँ की मुद्दा अगर होता तो प्राइम मिनिस्टर कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात बिल्कुल। आखिरी में मैं चाहता हूं मैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड करूं और दो सवाल पूछूंगा और 5-5 सेकंड में मैं आपके जवाब चाहता हूं। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत में पंखुड़ी पाठक आपसे करता हूं। पंखुड़ी पाठक, ये चुनाव अगर अखिलेश यादव जीते तो वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? वापस मुख्यमंत्री बनेंगे पक्का? हाँ, और अगला सवाल, अगला सवाल मेरा होगा, अगर अखिलेश यादव जीते तो शिवपाल यादव कहां होंगे? कैबिनेट में नहीं होंगे, वो बता चुके हैं। जी, सुधांशु त्रिवेदी, अगर बीजेपी 2017 हार जाती है उत्तर प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। और अगर जीतती है तो जीत नरेंद्र मोदी की, जीत भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का महत्वपूर्ण योगदान। अगर सपा कांग्रेस का गठबंधन जीता तो जीत अखिलेश की होगी या राहुल की होगी? दोनों की। और अगर हार गया तो हार किसकी होगी? वो भी दोनों की होगी, वो भी दोनों की सुन होगी। लीजिए और अंसार रजा साहब, आखिरी मौका आपके पास है और मैं चाहता हूं कि आप सोच समझ के जवाब दें, पहले आप फंस चुके हैं। और मेरा बहुत सीधा सवाल है, 2014 अगर 2017 में रिपीट हो गया तो कैसे बचेंगे? पता नहीं आप लोग कैसे आंकड़े लगाते हो जी। अरे आया था, 0 आया था सर। अरे आगे गुजर गया साहब, जमाना गुजरा हुआ, कब तक दोहराएंगे? 2-2.5 साल ही गुजरे, बताइए। 2.5 साल में तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विधानसभा में दर भटक रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? रैपिड फायर राउंड है, दर भटक रहा है प्रधानमंत्री राउंड है सर, मतलब समझिए, 2.5 साल रैपिड फायर राउंड है जी। आप 2017 अगर में 2014 रिपीट हो गया तो क्या होगा आपका, आपकी पार्टी का, मायावती का? मायावती प्रेसिडेंट ही रहेंगी। जी जी। और दूसरा सवाल मेरा, अगर बीजेपी आ जाती है तब? बीजेपी आ जाती है तब कहां? यूपी में। अरे कहां चक्कर में है आप? उनकी मदद से आ सकती चलिए, है या शुक्रिया नहीं? आप तमाम लोगों का, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन सबसे बड़े दंगल में हमारी 100 घंटे की महा कवरेज जारी है।